ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अदर कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं यूपीएससी का नाम लिया, बीपीएससी का नाम लिया, अर्थात हम लोग आज इस वीडियो में, इस क्लास में बिहार गजट के माध्यम से ऑफिशियल जो बिहार की गजट है जो प्रकाशित की जाती है उसी के द्वारा जो है बिहार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो बिहार गजट में बीपीएससी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन अध्यापन करेंगे। ठीक है, इसके सिलेबस के पैटर्न को और कितने कितने नंबर्स के होते हैं, कितने कितने स्टेजेस होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं मोर और लेस जो बिहार से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं या यूपी से, मध्य प्रदेश, जो मतलब हिंदी भाषी होते हैं, ठीक है, वो बीपीएससी का भी फॉर्म भरते हैं, या फिर यूँ कहूँ तो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ जो भी है कि लोग स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं। तो बीपीएससी 67 का जो है कह सकते हैं कि फॉर्म जो रिलीज किया गया है, वैकेंसी रिलीज किया गया है, तो इसको देखते हुए बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर बीपीएससी का सिलेबस क्या है, उसके क्या क्या क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, कितने नंबर्स के होते हैं और क्या मतलब मोर और लेस कह सकते हैं कि आखिर जिस प्रकार यूपीएससी का सिलेबस हम देखते हैं ठीक उसी प्रकार जो है आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस के बारे में एक एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि बीपीएससी के अंतर्गत किन किन टॉपिक से, किन किन इंपॉर्टेंट एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी या बहुत सारे हिंदी भाषी होते हैं जो हिंदी में ही होते हैं, कुछ एक विद्यार्थी जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी देते हैं, लेकिन मोर और लेस जितने भी बिहार, मध्य प्रदेश, इधर यूपी वगैरह सब होते हैं जो भी बीपीएससी भरते हैं वो हिंदी ही अधिक सिलेक्ट करते हैं। बाद में कभी मौका मिला तो हम इंग्लिश के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हम लोग हिंदी में बिहार गजट के द्वारा प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, मतलब बिहार संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है हम देखेंगे कि आखिर क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, तो 67 बीपीएससी का कैसे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, वैकेंसी रिलीज हो चुका है और 30 तारीख से जो है फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हो जाएगा, यह भी मैंने बता दिया। सभी को मालूम है कि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, 3 स्टेजेस होते हैं इन एग्जामिनेशन का। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और ए ग्रुप का एग्जामिनेशन होता है उन्हें मुख्यतः जो है 3 जो है दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होता है, जैसे यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, सीसैट का और एक जीएस का, लेकिन बीपीएससी में सिर्फ एक पेपर होता है। ठीक है, तो हम भाग 1 प्रारंभिक परीक्षा के बारे और इसके सिलेबस को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ, तो आइए हम लोग एक एक अक्षर करके जानेंगे और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। उतना हड़बड़ी नहीं, आराम से समझिए, क्योंकि एक बार ने अगर आप सिलेबस को समझ लिया तो शायद ये जब तक आपकी मतलब एक कोई भी सिविल सेवा में आ नहीं जाती, तब तक जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाते तब तक के लिए कह सकते हैं आपको बहुत ही मदद करेगा। कि आखिर सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो यह जान लेना आवश्यक है कि हमें तैयारी करनी किस चीज़ की है, आखिर किससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होती है। ठीक है, और इसमें सम्मान अध्ययन का एक पत्र जो कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 नंबर का होता है, पर क्वेश्चन 1 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में छपती है। एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस दे दिया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें 5 ऑप्शन दिया जाता है। यूपीएससी में 4 रहता है, इसमें 5 रहता है, बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उन 5 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का हमें चयन करना होता है, बस हो गया, बात खत्म। लेकिन इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 घंटे का, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, याद रखना। ये मान के चले कि यूपीएससी भी टफ है, लेकिन इसका पेपर एक ही होता है, मात्र एक पेपर। आगे है प्रारंभिक परीक्षा के समान अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ, मैंने पहले ही बता दिया, एवं बहुविकल्प प्रकार के होंगे। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उम्मीदवार वस्तु पूरक प्रश्न पत्रों, मतलब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो होता है, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका ओएमआर सीट के द्वारा जो भरने का होता है उसमें जो है कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा में कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है,
प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होती है। सभी को मालूम है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि आप अगर प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। और इसी आधार पर, इसी प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, इसके लिए योग्य हो पाते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, इसके मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। और यही बताया गया है। और कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है, तो जितनी वैकेंसी निकली होती है उसके 10 गुना विद्यार्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल। मान लीजिए इस बार 550 वैकेंसी निकली, तो उससे 10 गुना अधिक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। और उससे 2 से 3 गुना उसी तरह इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाग दूसरा, मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय, ठीक है, और उसके अंक दिए गए। हिंदी सामान्य हिंदी, यह 100 नंबर का होता है, यह 3 घंटे की होती है, लेकिन यह भी क्वालिफाइंग इन नेचर, इसमें बस आपको पास करना होता है, ठीक है। इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुटते। फाइनल मेरिट लिस्ट में देखिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र उत्तरा और सामान्य अध्ययन पत्र दूसरा, 300 नंबर का, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में जुटते हैं। ये भी 3 घंटे और ये भी 3 घंटे के होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सामान्य हिंदी में अगर कोई भी व्यक्ति 30% अंक ले आता है ना, तो वो इसमें क्वालिफाई हो जाएगा, बिकॉज क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसका नंबर जुटता नहीं है, तो बस इसमें आपको पास करना होता है, ठीक है। और उसके बाद एक पेपर और होता है, वो होता है ऐच्छिक विषय का, वैकल्पिक विषय का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का। और यह ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 300 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और ऐच्छिक विषय कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है ना, ग्रेजुएट हो जाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के लेवल का वैकल्पिक विषय में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिया गया। ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा। ऑनर्स कहने का मतलब है कि ग्रेजुएट से स्तर थोड़ा ऊंचा, और एमए जो मास्टर डिग्री होता है उससे नीचे, उसको बीच वाले को ऑनर्स लेवल का स्तर माना जाता है। तो आपके वैकल्पिक विषय में उस स्तर का, उस लेवल का होगा जो कि मास्टर से थोड़ा नीचे और ग्रेजुएशन से ऊपर ऑनर्स लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस के लेवल वो होते हैं। ये बताया गया है आयोग के द्वारा। अब वैकल्पिक विषय के बारे में देखिए, बताया गया कितने कितने वैकल्पिक, यह 300 नंबर का होता है, मैंने बता ही दिया। ये भी 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जो है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का मौका मिल सकता है, या फिर आप चुन सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, तो यह है कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि जो है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रबंधन, यांत्रिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य और पाली भाषा और साहित्य। इसके साथ साथ है पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, लॉ, फिर गणित, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, लोक प्रशासन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सांख्यिकी जो है स्टैटिस्टिक्स वगैरह होता है, फिर हिंदी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य। तो ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं किन्हीं एक ऑप्शनल में लेकर आप जो है बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में आप चुन सकते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही हमें चुनना होता है, ठीक है। अब इसके कुछ टिप्पणी दिए गए हैं, कमेंट दिए गए हैं, आइए उस कमेंट को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपता है, ठीक है। मतलब बीपीएससी आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेगी वो हिंदी और अंग्रेजी में होगा, लेकिन आप जो है उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू, इन तीनों भाषा में से किसी भी एक माध्यम में लिख सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि सभी भाषोत्तर विषयों के उत्तर हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू या किसी एक ही भाषा में दिए जा सकते हैं। मतलब या तो आप उर्दू में लिखें, या अंग्रेजी में लिखें, या हिंदी में लिखें, ठीक है। आगे है कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश या उद्भव अंशों को यदि आप जो है अंग्रेजी में भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मीडियम इंग्लिश चुने हैं और लिख हिंदी रहे हैं, या फिर मीडियम आपने हिंदी चुना है लिख इंग्लिश रहे। नहीं, जिस माध्यम में आप परीक्षा देना चाहते हैं वही माध्यम में आपको उत्तर देना होगा, बशर्ते कुछ सम टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, कुछ टेक्निकल टर्म्स को आपको जो है अंग्रेजी में लिख सकते हैं तो भी चलेगा। आगे है उम्मीदवार को अपने अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। कुछ जो को जो दिव्यांगजन होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, वो अपने स्क्राइबर रखते हैं, लेखक रखते हैं, मतलब
जो होते हैं ना हर एक परीक्षा में कि आपके बदले कोई बैठ के लिखता है, तो उसकी जो है सहायता लेने की जो है ना वो सब फॉर्म वगैरह में फिलअप किया जाता है, उसका अलग से एडमिट कार्ड निकलता है, वो किसी अगले बार में हम कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी अदर कैंडिडेट जो आपके अगल बगल बैठे होंगे उससे यहाँ आपकी सहायता नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में बताया गया, आपको अपने हाथों से ही लिखना होगा। आगे है परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में दी गई संगठित सूक्ष्म सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। कम से कम देखिए हर एक क्वेश्चंस के एक शब्द सीमा तय किए जाते हैं, कोई 150 शब्दों में रहता है, कोई 200 शब्दों में, कोई 250 शब्दों में। तो जिस प्रकार के वर्ड लिमिटेशंस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर्स को लिखना है। संगठित, संगठित कहने का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड, सूक्ष्म और सशक्त। कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में, कितना कंटेक्स्ट वे में, टू दी कंटेक्स्ट आप उत्तर को लिखते हैं। मतलब कह सकते हैं ना कि क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। आप बहुत 2, 4 और 10 पन्ने में लिख देने से मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल का कह सकते हैं कि ये परीक्षा नहीं है कि आप पन्ने भरते जाएंगे और आपको मार्क्स अलॉट कर दिया जाएगा। ये एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें क्वालिटी मैटर करता है ना कि क्वांटिटी, ठीक है। तो ये संगठित, सूक्ष्म और सशक्त होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बट they are so organized, so to the context that you able to get extra margin as compared to other student who are appearing for the BPSC examination. Now आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो माप तौल से संबंध प्रश्न मीटर प्रणाली के, जो मीटर का मेजरमेंट होता है ना कि सेंटीमीटर नहीं चलता, मीटर चलता है, मतलब 5 मीटर, 10 मीटर, 500 मीटर, तो मीटर चलेगा। फिर वही अंक जो होता है वो चलेगा ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो पुरानी वाली वो जो लिखते हैं 1, 2 वो नहीं चलेगा, ये एक चलेगा जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और आगे है उम्मीदवार यदि चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए प्रीलिम्स में आपको कैलकुलेटर ले जाने का मतलब राइट नहीं है, बट आप मेंस में कैलकुलेटर आपको आयोग अनुमति देती है, आप चाहे तो ले जा सकते हैं, ठीक है, अगर इच्छा है तो। वो भी नॉन प्रोग्रामेबल, जो मतलब अभी देखो स्मार्ट कैलकुलेटर चला है, स्मार्ट वॉच चला है, स्मार्ट वॉच नहीं सिंपल वॉच ले जा सकते हैं। और ऐसे मतलब डिवाइस ले जाना है जैसे कैलकुलेटर जो कि ब्लूटूथ से या फिर कोई इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो ऐसे नॉन प्रोग्रामेबल जिसमें कोई प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे डिवाइस, ऐसे कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, सिर्फ मुख्य परीक्षा में, प्रीलिम्स में नहीं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में डाटा वगैरह, चार्ट इंटर और कह सकते हैं ना ग्राफ वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए कैलकुलेटर अलाउ कहा जा रहा है और आप ले जा सकते हैं, अनुमति दिया जा रहा है, ठीक है। और परीक्षा में आप किसी से कैलकुलेटर मांगने की अनुमति नहीं मिलेगी, ए भाई हमने लाए तुम दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, ये 10वीं और 12वीं वाली बोर्ड नहीं है। खैर अब आ जाते हैं इंटरव्यू भाग तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे कह सकते हैं विद्यार्थियों को सबसे अगर किसी में अधिक डर लगता है तो उसका इंटरव्यू होता है और व्यक्तित्व परीक्षण। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक लास्ट स्टेज होता है और इसमें अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपना व्यक्तित्व को अच्छे से रखते हैं वहाँ, तो आपकी सफलता के जो चांसेस हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो व्यक्तित्व का निखार कह सकते हैं किस प्रकार से हो, इसके बारे में हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तित्व परीक्षण जो है 120 अंकों का होता है, 120 मार्क्स, ठीक है। और 900 मार्क्स हम लोग देंगे GS1 पेपर, GS2 पेपर और एक ऑप्शनल पेपर, 300 नंबर के 900 नंबर और प्लस 120 इंटरव्यू, मतलब 1020 अंक के आधार पर जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाती है, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। अब हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम कहने का मतलब है सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, ठीक है, सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। जो राष्ट्रीय लेवल का, जो नेशनल लेवल का जो सामान्य विज्ञान होता है, कॉमन जो जनरल साइंस होता है ना, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अभी अफगानिस्तान से जो है US ट्रूप विड्रॉ कर लेती है, या अंतर्राष्ट्रीय महत्व कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे अभी UN में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ, तो ऐसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के ऐसे न्यूज और समाचार, समसामयिक घटना जो समसामयिक में और करंट डे टू डे एक्टिविटीज़ में घट रहे होते हैं,
वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पूछा जाता है, उसमें बिहार का हिस्ट्री भी इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि यह बिहार स्पेसिफिक एग्जाम है, इसलिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार से भी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर कोई यूपी का है तो यूपी से भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दिल्ली का एग्जामिनेशन है तो दिल्ली से, मतलब हर एक स्टेट का अपने अपने स्टेट का कुछ क्वेश्चंस, कोई राजस्थान से हैं तो राजस्थान का भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक और स्टेट पीसीएस में उस स्टेट का क्वेश्चंस होता ही है। आगे है सामान्य भूगोल। अब भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव, जो बिहार का कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकल नेचर है या ज्योग्राफिकल इफेक्ट है, इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर महत्वपूर्ण नदियाँ, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, पता है बिहार में हर साल फ्लड वगैरह आते रहता है, तो रिवर्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है बिहार में, इसलिए नदियों से भी, और हर एक यूपीएससी में भी नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नदियों से प्रश्न है। फिर भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की जो राज्य व्यवस्था है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक जो कह सकते हैं ना व्यवस्था, उससे फिर आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या रही, या फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रहा, इन तमाम चीज़ों से, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, अगर कोई एक टॉपिक जिसे मैं बताऊं कि आप तमाम विद्यार्थियों को करना है तो वह है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी, टैगोर और डॉक्टर अंबेडकर वगैरह हो गए या फिर नेहरू वगैरह हो गए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। आगे इसमें कुछ है कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न, जिसमें कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव, दैनिक मतलब डे टू डे एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया, मतलब ऐसे जनरल डे टू डे एक्टिविटीज और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक आम एजुकेटेड और ग्रेजुएट से ऐसी अपेक्षा की जाती है, ऐसी आशा की जाती है कि ये जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो उनको ये मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत जो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हें वो आता होगा। आगे है इतिहास। इतिहास के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सामाजिक इतिहास हो गया, मतलब सामाजिक सोशल से और इकोनॉमिक से, फिर पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य, पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पर सामान्य जानकारी पर हमें ध्यान देना होगा। और आगे है कि बिहार के इतिहास, बिहार का एग्जाम है तो मैंने पहले बता दी, बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भूगोल मतलब ज्योग्राफी से भारत तथा बिहार, इंडिया का ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, ठीक उसी प्रकार बिहार का फिजिकल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गए सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित, क्योंकि बिहार एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है, तो भारतीय कृषि से संबंधित पूछे जाते हैं, इसलिए बिहार कृषि को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। फिर प्राकृतिक संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। फिर आगे है भारत की राज्य व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजनीतिक प्रणाली जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन तमाम चीज़ों से, मतलब सामुदायिक विकास जो है, पंचायती राज और राजनीतिक प्रणाली से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भारतीय योजना हो गया, इंडियन प्लानिंग हो गया, और बिहार के संबंध में बिहार की जो प्लानिंग होती है। आगे है संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा, संबंधी, ठीक है, संबंधी। आगे बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब ये जो चीज़ें यहाँ लिखी गई है ना, ये चीज़ें जो यहाँ लिखी गई है उसी का इलाबोरेशन है, मतलब यहाँ अच्छे से समझाया गया है, थोड़ा विवरण देके समझाया गया है, ठीक है। ये प्रारंभिक परीक्षा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि सामान्य मानसिक, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें बिहार की भूमिका, जैसे वीर कुंवर सिंह हो गए, या बिहार में चंपारण आंदोलन हो गया, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, ये तो खैर आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, बट ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो कि हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में बिहार के जो जगहें हैं, इंपॉर्टेंट जगह है, चाहे मौर्य काल का हो गया तो वो प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स जो कि बिहार से जिसका कनेक्शन हो और भारत के राजनीति में, भारत के इतिहास में एक अहम योगदान रखता हो, वो इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जान लिया यहाँ। अब आ जाते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा में पहले ही बता दिया कि एक अनिवार्य हिंदी होता है,
जिसमें बस हमें पास करना होता है। तो अनिवार्य हिंदी के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति और माध्यमिक मतलब सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल होता है ना 12वीं तक, उसी के लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमें कि शुद्ध शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाती है, हमसे जांच परख की जाती है, जिसमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना और अपनी व्यक्त करना मतलब लिखना, मतलब हम व्यक्त कैसे करते हैं उत्तर पुस्तिका में लिख कर। तो ये मुख्य परीक्षा का जो हिंदी अनिवार्य पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी, उसमें पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाते हैं निबंध से 30 अंक पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे वगैरह कोची पे लिखने पर बोल दिया गया। व्याकरण से पूछे जाते हैं, ग्रामर से पूछे जाते हैं 30 नंबर का, वाक्य विन्यास पूछे जाते हैं 25 नंबर का, और संक्षेपण पूछे जाते हैं 15 नंबर का। इसमें आपको मात्र 30% लाना है एंड यू विल बी क्वालिफाई इन द, क्योंकि इसमें आपको इतने अधिक नंबर लाकर कोई फायदा भी नहीं होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके नंबर जुटते नहीं, बस आप इतना जान लें कि इसमें 30 नंबर आ जाए। अब आ जाइए जीएस पेपर का, GS 1 और GS 2, ठीक है। प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दूसरा। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला में है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीय और तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ठीक है। और समान अध्ययन प्रश्न पत्र जो दूसरा है मतलब GS 2 में इसमें पूछे जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। मैंने पहले में अगर GS 1 की बात करूं तो इसमें हिस्ट्री और कल्चर, ठीक है, और उसके बाद समसामयिक घटना मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स और सांख्यिकी विश्लेषण पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और GS 2 में बात करूं तो राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं और साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं। तो 3 पॉइंट दिया गया है GS 1 में, 1 2 3, और उसी प्रकार जो है 3 पॉइंट दिया गया है GS 2 में। अब आइए हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं और मतलब एक बार कह सकते हैं ना, एक बार हम इसे पूरे के पूरे इसका विवरण देखते हैं कि आखिर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम GS 1 की बात करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से GS 2 शुरू होता है, यहाँ से GS 2 शुरू। तो पहले GS 1 देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र पहला, आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, मतलब आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के बारे में, और उससे बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं के इतिहास, मतलब एक मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री और उसमें बिहार मॉडर्न इंडिया मतलब बिहार के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न इंडिया में कह सकते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक तो हो गया ओवरऑल इंडिया, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो पूरे भारत का इतिहास हो गया। एक होता है बिहार के आधुनिक बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बिहार की संस्कृति में जैसे आ गया बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, या फिर वहाँ की जितनी भी संस्कृति रही है, सिखिज्म हो गया, या फिर जो भी वहाँ के कल्चर रहे हैं, ठीक है, मौर्य कल्चर हो गया, पटना कलम आगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये सब संस्कृति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार बिहार में छठ पर्व हो गया या फिर जो भी हो, मतलब जितने भी कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं उन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू, गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछे जाते हैं मतलब पूछे जाएंगे ही, ये फिक्स है भाई, ये तीनों का नाम एकदम याद रखना। आगे है बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न, इस क्षेत्र के में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा मतलब साइंस एजुकेशन वगैरह के आरंभ और विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, मतलब राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें बिहार के लोगों का क्या क्या योगदान रहा, या फिर किस प्रकार ने बिहार ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई, जिसमें संथाल विद्रोह, कभी झारखंड जो आज अलग स्टेट है, कभी यह बिहार का ही हिस्सा था, तो संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो बिरसा मुंडा वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिरसा आंदोलन देखिए। फिर बिहार 1897 में कुंवर सिंह वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 1942 में 1942 में जो भारत क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्यकाल चित्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और गुप्ता काल वगैरह, इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है पाल काल, ठीक है, और इसकी कला और पटना कलम चित्रकला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ठीक है। इन तमाम स्पेसिफिक एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है।
और आगे है संख्यायिकी विश्लेषण आरेखन, ठीक है। इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी आरेखन या चित्रात्मक चार्ट, डाटा, ग्राफ वगैरह इन सब चीज़ों से जो है प्रस्तुत सामग्री आपको दी जाएगी और उस आधार पे सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए, तो कॉमन सेंस लगा के आपको उत्तर देना है। इतना स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें। कुछ निष्कर्ष निकालना है और इसमें पाई गई कमियां, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता का परीक्षा होगी। मतलब इस परीक्षा के माध्यम से आपकी जो है जो चार्ट, ग्राफ, डाटा वगैरह दिया रहेगा उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब GS2 की बात करते हैं। ये तो GS1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारा GS1 चला। अब है हम यहाँ से GS2 प्रारंभ करेंगे। तो प्रश्न पत्र दूसरा, ये भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। खंड में भारत की तरह बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, फिर बिहार स्पेसिफिक एग्जाम है तो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल, इंडिया का तो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इससे साथ साथ जो है बिहार की इकोनॉमिक्स और बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारत की योजना, मतलब इंडिया डेवलपमेंट से संबंधित प्लानिंग वगैरह हो गया ना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, फिर इंडिया का कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशियो डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह लिंक करके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व, मतलब इंडिया के डेवलप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, कितना सिग्निफिकेंस है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आगे है भारत तथा बिहार में विज्ञान, मतलब बिहार में विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित और उसके महत्व के बारे में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मतलब GS2 का इतना ही है और हम लोग GS1 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये प्रश्न पत्र पहला और ये दूसरा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और BPSC का BPSC का नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है। वैकेंसी 30 तारीख से फॉर्म भरा आने वाली है। आप जो है फॉर्म भरने का मतलब जब से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो 10 से 15 दिन के अंतर्गत जो है आप अपने फॉर्म को भर दें तो बेटर है। ऐसा नहीं कि चलो अंत में भर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अंत में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो 10 दिन के अंतर्गत ही आप अपनी जो कह सकते हैं ना कि एक टेंशन मुक्त हो जाना। फॉर्म भरना है तो बस भर दिए, बात खत्म हो गया, फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस करनी है। तो एक प्रकार से ना कि आप टेंशन फ्री हो जाएंगे और रिलैक्स वे में फिर आप अपनी प्लान, स्ट्रैटेजी बनाकर आप अपनी तैयारी करेंगे। आगे हम लोग किसी क्लास में जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वैकल्पिक विषय हैं, उसके सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे, उसका क्या क्या सिलेबस है और उन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट एरिया के जानेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे हम लोग ने GS1 और GS2 के बारे में जाना, ठीक उसी प्रकार जितने भी वैकल्पिक विषय हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।